लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, मतलब मैं आपको टाइम दे दूंगा प्रॉपर, ठीक है, तो मेरे को बोल देना। तो मैंने सबसे पहली बात लिखी कि भाई लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सवाल ये आता है सर आपने यहाँ पे एक नाम लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर ये क्या होती है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी मैं आपको यहाँ उसका लाइव डेमो दिखा दूंगा कि क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप ब्रेक करते हो, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको बता रहा हूं, अगर आप इस नाम को ब्रेक करते हो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहां देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो टर्म आपको मिलते हैं, मैं यहां करके दिखाता हूं। पहला आता है इलेक्ट्रो, दूसरा आता है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब आ गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनिएगा, जैसे इसको मैं बोल रहा हूं कि लाइट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों एक ऐसी वेव हुई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। देखिए छोटी सी एक बात बता रहा हूं, अगर आप किसी वेव को डिस्कस करते हो तो नॉर्मली हम लोग कुछ इस तरह से बनाते थे, है ना, कि भाई ये वेव किसी v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और ये क्या कहते थे इसको, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। याद है ना, छोटी सी बात है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अभी वेवलेंथ वगैरह को नहीं उठा रहा मैं। तो वेव कैसे बनाते थे? इस तरह की, राइट। तो इसी तरह की एक वेव हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन उसमें क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, दो तरह के ऑसिलेशंस होते हैं। कैसे? एक होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन बच्चों, एक होता है मैग्नेटिक ऑसिलेशन। मैं आपको ये चीज पहले यहां पे डिजाइन करके देता हूं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिजाइन करते हो तो बात समझिएगा, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। बच्चों इसमें सबसे पहला कंपोनेंट मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का, जो इस तरह से होता है, और मैं ऐसा कुछ मान के चल रहा हूं कि जो वेव मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं वो किसी v की स्पीड से हमारे स्पेस में रन कर रही है या मूव कर रही है। अगर आप इस ऑसिलेशन को डिस्कस करते हो तो इसके एम्पलीट्यूड्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, ये रहा, ये येलो कलर XY प्लेन पे ऑसिलेशंस शो हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे, ये रहा। इसके एम्पलीट्यूड को बच्चों मैं लिखूंगा E नॉट, ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड को मैं लिखूंगा E नॉट। और ये कौन सा कंपोनेंट है? ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन शो करेगा। दूसरा, अगर हम लोग मैग्नेटिक ऑसिलेशन शो करते हैं तो मैग्नेटिक ऑसिलेशन के लिए आप कुछ, ब्लू कलर नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक ऑसिलेशन के लिए आप कुछ इस तरह से शो करते हो, एंड दिस इज जेड एक्स प्लेन, ये जाता है कुछ इस तरह से। देखिए पढ़ाने को मैं आपको रिफ्लेक्शन एक बार में शुरू कर सकता था, बट उसके बेसिक्स आपको पता ही नहीं चलते कि आखिर हम ऐसा क्यों लेते हैं, है ना, तो चीजें वहां पे रटने वाली हो जाती। अभी बस 5 मिनट इसके बारे में डिस्क्राइब करके आपको फिर रिफ्लेक्शन की तरफ मैं ले चलूंगा। तो बच्चों ये कंपोनेंट कौन सा है? दिस इज मैग्नेटिक ऑसिलेशन। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहां पे E नॉट मैंने रखा है इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, B नॉट रखा है मैग्नेटिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। एंड फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो रेशियो होता है E नॉट अपॉन B नॉट, ध्यान से समझिएगा, इसका टर्म आपको दे रहा हूं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन और रेशियो और द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक ऑसिलेशन इज 3 into 10⁸8। और यूनिट वाइज अगर आप इसको निकालते हो यूनिट डिवाइड करके तो निकलता है मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं C, जिसको कि हम लोग फाइनली बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर को भी हम लोग आइडियल लेके चलते हैं। तो ये टर्म हमेशा याद रखिएगा कि E अपॉन बी इज डिफाइंड एज 3 इंटू, ये पता है कभी कभी यार सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में उठा के रख देते हैं, इसके एक दो वैल्यूज मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। वो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, देखो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, तो छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो ratio of the amplitude of electrical oscillation and the amplitude of magnetic oscillation is equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, which is called the speed of light in vacuum। यहीं पे आपको एक चीज और बता दें, हालांकि मैग्नेटिज्म आपने नहीं पढ़ा है, बट एक फॉर्मूला है वो मैं आपको दे देता हूं अभी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। ये दो फॉर्मूले याद रखना। देखिए एप्सिलॉन नॉट से तो सब लोग परिचित हैं, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 होती है। ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी खाली नाम सुन लो, मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7। तो आप वैल्यूज पे मत जाइए, आप केवल ये फॉर्मूले पे फोकस कर लो भैया, बस इससे ज्यादा आपको अभी फिलहाल काम नहीं करना है, ठीक। अब देखो इतना मैंने आपको बताया कि भाई एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है, एक मैग्नेटिक ऑसिलेशन होता है, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक ऑसिलेशन इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8। जरा इस रेशियो को देखिए यार, ये बहुत बड़ा रेशियो है। आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, इसका जो पावर आ रहा है रेशियो का, वो आ रहा है 10 की पावर 8, यानी बहुत बड़ा रेशियो हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा E नॉट है, दिस इज हाईली ग्रेटर देन B नॉट। बोल सकते हो कि नहीं भाई, E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 आ रहा था, इसका मतलब E नॉट B नॉट से बहुत बड़ा हुआ, बहुत वाइडली बड़ा हो गया यार, ठीक। अब देखो कितना बढ़िया एक नाम है। ऋतिक तुम क्यों आ गया, तुम्हारी तो क्लास ही नहीं थी। चलो अब मैं कह रहा हूं एक बहुत बढ़िया नाम इस E नॉट को दे रहा हूं कि आप लिख सकते हो कि सिंस E नॉट इज मच ग्रेटर देन B नॉट, दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, या मैं पूरा लिख देता हूं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। दिस इंप्लाइज द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन वेक्टर is also known as the light vector। समझ गए? E नॉट अपॉन B नॉट बहुत बड़ा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होंगे वो मैग्नेटिक ऑसिलेशन से बहुत स्ट्रांग होंगे। एक बात ये भी आती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन वाले वेक्टर को ही हम लोग लाइट वेक्टर कहते हैं। सवाल आया सर क्या इतना ही इसके बारे में बोलना सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन बड़े होते हैं इसी वजह से लाइट वेक्टर होता है? नहीं, एक बात आपको और भी बताता हूं। देखिए मैंने बोला इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इज मच ग्रेटर देन मैग्नेटिक ऑसिलेशन। तो जितने भी फेनोमिना लाइट शो करती है, बात को समझना भैया, जितने भी फेनोमिना लाइट शो करती, कौन कौन से फेनोमिना बताए थे आपको मैंने बताए थे फर्स्ट पेज में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, अरे बहुत सारे होते हैं। जितने भी वेव नेचर के फेनोमिना होते हैं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल वेक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वेक्टर ऑफ लाइट। बात मेरी समझ गए? इन सारे फेनोमिना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेक्टर होता है वो ई वाला होता है, यानी इसी वजह से होते हैं, आप ऐसे मान लो। यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन वाला वेक्टर क्या कहलाता है बच्चों? लाइट वेक्टर कहलाता है। बात समझ गए? क्लियर है? अब आपको मैं एक यहां पे कुछ दिखाता हूं।
कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आप देखना चाहो तो वो किस तरह से आप देखोगे। ये क्या लग गया? देखिए मेन ये होता है, अगर आपको ये ऑसिलेशंस देखने हैं ना, सबसे पहले ऐसे मान के चलिए कि यहां हमारे पास में एक टॉर्च थी, इस टॉर्च को मैंने ऑन कर दिया, लाइट रे बाहर निकली, ठीक, हाँ सही चल रहा है, लाइट रे बाहर निकली यहां से। जैसे ही कि आप इसको ऑन करोगे, देखो मैंने आपको बोला कि भाई लाइट के हम हमेशा दो बिहेवियर फॉलो कराते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक होता है वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटोन की स्टडी होती है, तो एक रास्ता तो ये होता है तुम्हारे पास कि इसको ऑन करते ही तुम कह लो कि सर यहां से ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर के फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, एक तो तुम ये कह सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हें वेव नेचर डिस्कस करना है, जो कि हमारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब फिनोमेना के लिए जरूरी होता है, उसके लिए अगर आपको ये बात ऑब्जर्व करनी तो यहां पे आपको वेव नेचर देखना पड़ेगा। देखिए जो पहला ऑसिलेशन है यहां पे चल रहा है, ठीक, ये ऑसिलेशन बच्चों है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, मैंने आपको एक एक करके बना बना के समझाए थे, दिस इज फर्स्ट। और यहां पे अगर आपको ये लिखा दिख रहा है तो छोटा सा यहां मेंशन्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप आपको फोन में नजर आ रहा होगा। उसके बाद ये जो ब्लू वाले ऑसिलेशन बच्चों दिख रहे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक ऑसिलेशन, और इसकी खूबसूरती देखिए एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे है। सिंक्रोनाइज्ड वे का मतलब यह होता है कि जितना टाइम पीरियड इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का है बच्चों, उतना ही टाइम पीरियड यहां से जब मैग्नेटिक ऑसिलेशन आप देखोगे सेम टाइम पीरियड को फॉलो करेगा। आप किसी भी वेक्टर को देख लीजिए, आप चाहो तो किसी भी एक ब्लू और एक रेड का पेयर पकड़ के देखिएगा, दोनों सेम टाइम में जीरो होंगे, दोनों सेम टाइम में मैक्सिमा पे पहुंचेंगे। आप चाहे तो इसको देख सकते हो, ये दोनों सेम टाइम पे जीरो हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैक्सिमा पहुंच रहे हैं। मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब एक बात तय है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन और मैग्नेटिक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। पहली बात समझ गए ना? किसी भी एक को पकड़ लो, दोनों एक साथ, ये इधर मैक्सिमा जाएगा, नीचे मैक्सिमा जाएगा, दोनों एक साथ जीरो होंगे। तो एक बात, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जिसे कहते हैं, पहला कि चाहे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो बच्चों, चाहे मैग्नेटिक ऑसिलेशन हो, दोनों का टाइम पीरियड बराबर। अच्छा, टाइम पीरियड अगर दोनों को बराबर हुआ तो व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बात करोगे? फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई। तभी हम लोग लाइट की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि कोई न्यू फ्रीक्वेंसी की या कोई एन फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव आ रही है। हम ये नहीं बोलते कभी कि न्यू वन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की, न्यू टू फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक ऑसिलेशन की, ये बात गलत हो जाएगी। इसीलिए हम कंबाइंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, बिकॉज ये दोनों ही ऑसिलेशन सेम टाइम पीरियड को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, आप किसी भी पेयर को देख लीजिए, आपको टाइम पीरियड सेम मिलेगा। फिर देखो दूसरी बात आती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ के लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे यहां से ऑसिलेशन शुरू करते हो, या बिल्कुल जीरो से आप चाहो तो शुरू कर लो, ये वाला यहां से शुरू करोगे तो हर एक का जो मैंने यहां पे एक फिगर आपको दिया हुआ था, वेवलेंथ की बात अगर मैं कर रहा हूं, देखो यहां से ये नीचे से शुरू हुआ, फिर ये ऊपर आया, फिर यहां पे एक वेव खत्म हुई, ये यहां इसी का एक पार्ट शुरू हुआ, फिर यहां पे खत्म हुआ, ये भी यहां पे खत्म हो गया। फिर यहां से नया जनरेशन, देखो ये नीचे जनरेट हुआ और ये पीछे जनरेट हुआ, सेम इसने लेंथ पकड़ी। फिर यहां से ये ऊपर जनरेट हुआ, फिर यहां से ये बाहर जनरेट हुआ, अगेन सेम लेंथ पकड़ रहा है। तो क्या कह सकते हो कि वेवलेंथ भी इनकी कैसी होगी? सेम होगी। यानी दो बातें निकल के आई। पहली बात क्या? सेम फ्रीक्वेंसी होगी दोनों सिग्नल्स की, चाहे मैग्नेटिक ऑसिलेशन हो चाहे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो। दूसरा मैंने बोला वेवलेंथ दोनों सिग्नल्स की सेम होगी, चाहे मैग्नेटिक ऑसिलेशन हो चाहे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो। इसी वजह से हम हमेशा आने वाली लाइट रे की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसके बारे में डेफिनेट बोल सकते हैं, राइट? ये वीडियो किसी को चाहिए होगा तो मेरे को बोलना, मैं बाद में दे दूंगा आपको। मेरे पास मतलब मैं अपने पास रोक के करूंगा क्या इसका? तो इस तरह से फाइनली ये नेचर में आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। अच्छा, एक बात तो चलो ये हो गई। अब जरा यहां से कुछ और तुमको मैं शो कर देता हूं। अरे यार, ये मैंने क्या किया? चलो कोई नहीं, यहां से आ जाएंगे। हाँ जी, इतनी बात आ गई। अब एक फिगर पे मैं आपको वापस ले जा रहा हूं, जो हमारी सेकंड वाली फिगर थी, सेकंड नहीं, जो हमारी ये थर्ड पेज पे फिगर बनी थी, जहां पे मैंने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बच्चों दिखाया है। देखिए मैंने बोला एयर या वैक्यूम में अगर इसकी स्पीड c है तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इस v को सीधे सीधे इक्वल कर सकता हूं किसके? c के। अब तो कर ही सकता हूं ना, अब तो आपको पता ही है। ये रहा,
अब मुझे एक बात का बिल्कुल क्लियर कट आंसर दो, क्योंकि अब फेस चेंज करने वाला हूं मैं। आपको लाइट के बारे में मैंने जितनी जानकारी दी, मैंने ये नहीं कह रहा कि सारी बातें आपको बताएंगे, जितनी जरूरी है यार उतनी बताओ, है ना। जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं पूछता हूं, जितनी बातें आपको बोली आपको बिल्कुल 100% समझ में आया? बोलिए। ये रिस्पॉन्स एक्चुअली चाहिए होता है आप लोगों से, क्योंकि मैं मतलब कुछ ही मेरे सामने है, बाकी तो सब दूर दूर हो, तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ आप वाकई में समझ रहे हो तो फिर मजा नहीं आता ना। चलिए अभी आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है बच्चों फेनोमिना जो लाइट फॉलो करने वाली है। मतलब मैंने क्या बोला था कि दो तरह के फेनोमिनास होते हैं, एक वेव नेचर के थ्रू आपको मिलता है और एक पार्टिकल नेचर के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे आपको ले जाता हूं रिफ्लेक्शन की तरफ, यानी जो लाइट फॉलो करने वाली है वेव नेचर के थ्रू। उसके पहले कुछ एक दो बातें आपको और भी मैं बता रहा हूं, वो सुनना क्या है। सबसे पहली हेडिंग अभी मैं उठाता हूं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यार, इसकी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो एक बड़ी सस्ती सुंदर और टिकाऊ सी डेफिनेशन होती है कि भाई लाइट किसी मीडियम में सपोज ट्रेवल कर रही है, वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद अगर वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो इस फेनोमेना को अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बहुत सिंपल सी बात है। मैं देखो डेफिनेशन तो नहीं लिखने वाला, मैं आपको पीडीएफ बाद में दे दूंगा तो आपको डेफिनेशन वगैरह सब मिल जाएगी उसमें। तो क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन, कि लाइट एक सरफेस से स्ट्राइक करी, अभी दिखा भी दूंगा आपको। लाइट एक सरफेस से स्ट्राइक करती है, सरफेस से वापस मीडियम में लौट जाती है। कैसे लौटती है वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सरफेस है इस तरह का, और इस पे मैंने कर दी है पॉलिशिंग, और ये सरफेस को मैं बोल सकता हूं M और N। सपोज इसको आप मिरर भी कह सकते हो, मैं जनरल बोल रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पर यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन होगी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सरफेस। ये रहा। अब मान लीजिए कि कोई एक लाइट इस सरफेस पे आती है किसी पर्टिकुलर एंगल से। एक नया नाम तुम्हारे सामने अभी और आने वाला है यहां पे। तो मैंने बोला मान लीजिए कि कोई एक लाइट इस तरह से इस सरफेस पर आके स्ट्राइक करती है। दिस इज एंगल आई। अब ये आई को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये जो लाइट आ रही है इस वाले पॉइंट, अरे 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 कैसे छूट गया मेरे हाथ से। इस पॉइंट को O बोल दो, इसको A बोल दो। तो ये जो तुम्हारी लाइट रे है AO, ये कहलाती है इंसिडेंस लाइट रे, या इंसिडेंस रे कह सकते हो। तो अभी तक क्या दिखाया कि एक हमारे पास में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे पॉलिशिंग कर दी मैंने, रिफ्लेक्टिंग हो गया। एक नॉर्मल इस सरफेस पर मैंने डिजाइन कर दिया, ये वाला हो गया 90 डिग्री का। और यहां पे जहां पे नॉर्मल कनेक्ट कर रहा है इस पॉइंट से, यहां पर मैंने एक लाइट को फॉल कराया। राइट बच्चों, ये इंसिडेंस लाइट हमारे पास AO के नाम से जानी जा रही है और इसका अपना नाम होता है इंसिडेंस लाइट रे। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके आगे की चलो कहानी बढ़ाते हैं भाई। अब ये लाइट जैसे ही सरफेस पर स्ट्राइक करी तो ये सेम मीडियम में वापस चली गई, और यहां पे मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं B, यानी जो लाइट रे बनेगी हमारी वो रहेगी OB। समझ गए। एंड दिस एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, दिस इज कॉल्ड R। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, R। ठीक है।
इस आर को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा ओबी लाइट रे। देखिए पहली बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं एक एक नाम इसी वजह से दे रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। इस लाइट रे को बोलते हो रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये रहा, ठीक। अब इसके लॉज क्या होते हैं ये समझिएगा। इसके बच्चों दो लॉज होते हैं। जो इसका पहला लॉ होता है वो ये होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, ये भी एक बात है, आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर मैं बड़ा प्यारा सा आपको दे सकता हूं कि बेटा दिस इज वेल डिफाइंड फैक्ट, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। और वो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन मैं आपको यहां दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगा, मैं रटवा रहा हूं खाली आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गई इंसिडेंस लाइट रे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें यह बोला जाता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये वाली लाइट रे हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अच्छा, दूसरा रूल समझिएगा। आपको पूरी फिगर एक बोर्ड के प्लेन पे बनी हुई नजर आ रही है, भाई पूरी फिगर बोर्ड के प्लेन पर है, तो आप क्या बोलोगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको मैंने ओ नाम दिया है। ओ क्या है? इंसिडेंट पॉइंट भी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला जाता है। तो इसको मैंने इंसिडेंट पॉइंट नाम दे दिया फिलहाल। ये जितने होते हैं कौन कौन? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल टू द प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंसिडेंट पॉइंट, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे। अरे अंकित, वो विवेक जी को भेज दो। ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर बच्चों लाई करते हैं। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला अगर मैं लिखता हूं, इसमें पहला मैं लिखता हूं, बड़ा सिंपल सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा, इंसिडेंस रे बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी वो वीडियो मुझे चलाना है। रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइंग, चलो हो गया, ऑन अ सेम प्लेन। ठीक, तो ये दो रूल होते हैं, बहुत सिंपल से रूल है। अब इसको कैसे दिखाना है वो आप देखिएगा, मतलब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया गया है, इस पे आ जाओ। तो मैं यहां पे आपके लिए पूरा वीडियो इसका बना के लेकर आया हूं। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देखो यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको कि आप मिरर के नाम से जानते हो, ये एक पूरा आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है, डेफिनेशन आपको सब यहां से देखिएगा। एक लाइट अभी फॉल करी जा रही है, ये येलो बीम, क्या आपको फोन में नजर आ रही है येलो बीम? और थोड़ा ब्राइटनेस और कम करिए बच्चों,
बच्चों बताओ, ये येलो लाइट बीम आपको अपने फोन पे नजर आ रही है? दिस वन, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। आइए, तो यहां से क्या किया हमने, एक लाइट बीम डाली। अब देखो क्या क्या चीजें मैंने तुमको वहां पे बताई थी, याद करो। दिस लाइट इज डिफाइंड एज द इंसिडेंस लाइट रे, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। यहां पे एक नॉर्मल है जो कि कभी बनाया नहीं जाता, वो तो हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तब दिखता है। अब एक बात बताइए, आप मिरर के सामने खड़े हो तो रिफ्लेक्शन होता है ना, आप अपना चेहरा देखते हो ना, कौन सा नॉर्मल आप ऐसा बनाते हो? नहीं बनाते हो ना यार। नॉर्मल तो एक्चुअली इमेजिनरी होता है, बात मेरी समझ में आई? तो वो कभी प्रैक्टिकली नहीं बनाया जाता। आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे नॉर्मल है, बट अभी आपको दिखेगा, राइट बच्चों, अभी दिखेगा, क्योंकि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये रियल लाइफ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया इंसिडेंस लाइट रे, दूसरा हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे। थोड़ा सा और इस कहानी को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ अगर मैं आपको ले जाऊं तो यहां से आया नॉर्मल। अब बच्चों ये आपको पहला दिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा दिखता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल क्या कहा था मैंने आपसे? आई होप आपको सारा कुछ क्लियर नजर आ रहा होगा अपने फोन में। मैंने बनाया था, आपको कुछ कुछ फिगर तो याद भी होगी मेरी बनाई हुई। यहां पे मैंने आपको दिखाया था आई, छोटा वाला आई था हमारे पास, और यहां पे स्मॉल आर था। तो दिस आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, this R is called the angle of reflection, and according to first law of reflection, बच्चों क्या बोला था मैंने यहाँ पे कि angle of incidence is equal to angle of reflection। ये पहला रूल होता है, ठीक, ये पहला रूल होता है। इसी के साथ जो हमारा सेकंड लॉ है, देखो यहाँ पे नाम आपको पूरा लिख के भी दिया जा रहा है कि भाई ये वाली लाइट हो गई तुम्हारी इंसिडेंस लाइट रे, ये वाली लाइट हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्ट। अब इससे ज्यादा मतलब किसी बच्चे की जान थोड़ी ना लेनी हम लोगों को, और क्या बनाएगा तुम्हारे लिए, समझ गए ना? ये इंसिडेंस हो गई, ये रिफ्लेक्शन हो गई, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला तुम्हारा वीडियो था, इसके लिए आप देख चुके हो, तो इस पे दोबारा आने का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? आपको समझ में आता है पूरा जो अभी मैंने दिखाया? दोबारा देखने की तो जरूरत नहीं होगी आपको। इंसिडेंस लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, दोनों का एंगल ये हो गया। चलिए अब कुछ और बातें आपको मैं शो करता हूं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये आपको समझाया। अब रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, इस पे आ जाओ। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? इसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी लाइट रे अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पर स्ट्राइक करती है और उससे टकरा के अगर वापस मीडियम में ट्रेवल करने लगती है। अरे विवेक सर मुझे गोरा कर दो भाई थोड़ा, अगर हो सके तो। कुछ नहीं किया था तो चलने दो, जय बाबा की, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो चलने दो। हाँ जी, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है लाइट रे अगर सेम मीडियम में वापस हो जाए किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, तो फेनोमेना रिफ्लेक्शन हुआ। अब मैं आता हूं कितने तरह का होता है। ठीक है, बहुत देर रिफ्लेक्शन समझाया, अब आता हूं कितने तरह का होता है। तो बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आइए रिफ्लेक्शन ये बच्चों दो तरह का होता है हमारा। पहला होता है रेगुलर, ठीक है, और दूसरा होता है इररेगुलर। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शंस? इन दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत मामूली तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन को तो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे सर कैसे? भाई जैसे हम ही हैं, मैं अपना एग्जांपल दूं, अभी मैं जैसे घर से कोचिंग आने के लिए तैयार हो रहा था, तो शीशे के सामने खड़ा होकर थोड़ा सजा संवरा, कपड़े वपड़े पहने, भाई ब्लैक शर्ट पहनी, मुझे बड़ी पसंद है ब्लैक शर्ट, तो ब्लैक शर्ट पहनी, बाल झाड़े, हालांकि मेरे खड़े हो जाते हैं बाल ऑटोमेटिक, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता हूं। तो मैं मिरर के सामने खड़ा होकर जब अपने आप को देख रहा था, अभी आपके घर में भी मिरर लगा है, वो मिरर कैसा होता है? प्लेन होता है ना, इररेगुलर शेप का तो नहीं होता। तो याद रखना, जब रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता है तो वो कहलाता है रेगुलर। आई ना बात समझ में? जब रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाय
इट इज अकर्ड बाय अ प्लेन सरफेस। बहुत बेसिक सी बात है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा स्वीट सा आप एग्जाम्पल बना ले, बुरा थोड़ी लगेगा किसी को। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंस लाइट, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, I इज इक्वल टू आर, ये हो गया। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका भी बात समझिएगा। ये होता है बाय अ जनरल कर्व्ड सरफेस। अब आप कहोगे सर कर्व्ड सरफेस का मतलब तो दो तरह के सरफेस होते हैं। सर या तो इस तरह का सरफेस हो जाएगा, पॉलिशिंग यहां कर दें, इसको हम लोग कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में, इसलिए अभी कुछ ज्यादा टच नहीं कर रहा। और या सर इस तरह का कोई सरफेस हो जाए, पॉलिशिंग इधर बैक साइड हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, मैं कहूंगा नहीं, आप स्पेसिफाई मत करो, मतलब स्पेशलिटी में मत बंद करिए इसको। आप ये बोलिए कि जनरल कर्व्ड सरफेस का मतलब कुछ इस तरह का सरफेस अगर है, मतलब कोई भी ऐसा नॉर्मल सरफेस, आप मेरी बात समझ गए, कोई भी सरफेस नॉर्मल, मैं नहीं कहता कि प्लेन, कोई भी जनरल, अब इसमें आपने पॉलिशिंग कर दी, ये ना, अब इसमें आपने क्या करी बच्चों, पॉलिशिंग। अब यहां पे देखो क्या हुआ, देखो सरफेस पे देखेगा, मैं उसी अकॉर्डिंगली नॉर्मल डालने वाला हूं, ये बात बिल्कुल आंख खोल के कायदे से देखना। ये वाले कर्वेचर पे देखो नॉर्मल आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये वाले कर्वेचर पे ऑलमोस्ट सीधा आ गया, इसको नहीं बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा। ये वाला कर्वेचर है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आया, ये वाला कर्वेचर है, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे, फिर ये है ऑलमोस्ट स्ट्रेट, तो मैं ऐसे बना देता हूं। ये मैंने कितने 4 नॉर्मल दिखा दिए। अब देखते जाना खेल। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी फेल नहीं होगा, ये याद रखना। मैंने कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस कभी फेल नहीं होते हैं, ये याद रखना। यहां भी क्या लिखोगे आप, I इज इक्वल टू आर। यहां भी क्या लिखोगे, वही मैंने क्या बोला, लॉज ऑफ, भाई ये आई कुछ अलग है, ठीक, चलो इसको आई डैश कर देता हूं, इसको आर डैश कर देता हूं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, वो कभी भी फेल नहीं होते, सरफेस चाहे किसी भी तरह का हो, वो मैटर नहीं करता। बट अंतर आप समझिए कि एक रेगुलर, अरे यार बन क्यों नहीं रहा है, एक रेगुलर और इररेगुलर में अंतर क्या है, बस ये अंतर है सरफेस का शेप। मींस सरफेस के शेप के अकॉर्डिंग हम लोग केवल नाम में परिवर्तन कर रहे हैं भैया, और कुछ नहीं। तो दिस इज रेगुलर, जो आइडियल हम लोग लेते हैं सरफेस, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको इररेगुलर बोलते हैं, ये हमारा जनरल होता है। जनरल सरफेस आप किसी भी शेप का ले सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। बस ये याद रखना कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा फॉलो करेंगे, ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकते हैं, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए ये कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए यहां पे 2 टर्म बच्चों मैं और आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए मैं केसेस कर रहा हूं प्लेन मिरर के, उसके पहले मैं चाह रहा हूं जितने रिलेटिव टर्म हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अब आपको यह जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंस है इन 2 नामों की, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट भी कई तरह के होते हैं भाई, इमेज भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, पहले क्लियर कर लीजिए सारी बातें जिसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहां से बोलेंगे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब भाई ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आप हर उस बॉडी को कह सकते हो जहां से लाइट रे आती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। मेरी बात समझ में आई, हर वो बॉडी आपको ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे आती हुई नजर आ रही है। अब देखो मैंने एक बात बोली, बहुत ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जरे से कंफ्यूजन का मतलब है आपके भविष्य में सवाल गलत हो जाएंगे। बिल्कुल खुला बोल रहा हूं, ठीक।
तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट आप किस बॉडी को कह सकते हो? मैंने कहा बच्चों ऑब्जेक्ट में उस बॉडी को बोलूंगा जिसकी तरफ से लाइट रे मुझे आती हुई दिखाई दे रही। अब एक किसी स्टूडेंट ने सपोज मुझसे पूछा, तो क्या सर इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट लाइट का सोर्स होना चाहिए? बात मेरी समझ में आई? पहला क्वेश्चन डाला कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो मैंने कहा हर वो बॉडी को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो जहां से लाइट रे मुझे आती हुई नजर आ रही है। तुरंत मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, सर अगर आप ये कह रहे हो कि जिस बॉडी से आपको लाइट रे आती हुई नजर आ रही है, इनकमिंग फॉर्म में नजर आ रही है, वो बॉडी ऑब्जेक्ट है, तो क्या सर इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट एक लाइट का सोर्स होना चाहिए? क्या लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ऑब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी डिफाइन करी गई है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, जिसको आप पता है किसके बारे किस नाम से जानते हैं अपनी लाइफ में? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये नाम तो एटलीस्ट सुने होंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो स्वयं में यानी कि इटसेल्फ लाइट के सोर्सेज होते हैं, जैसे लाइट बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, एलईडी हो गई, छोटी वाली बत्ती है ना, वो सेल्फ सोर्सेज हैं, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है बच्चों, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एग्जांपल दिखाऊं, ये माउस, दिस इज, ये माउस, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अबे मैं खुद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? आप मुझे देख रहे हैं, चलो ये तो टेक्नोलॉजी होगी, जो मेरे सामने हो, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे देख सकते हो, क्या मैं लाइट का सोर्स हूं? नहीं हूं। क्या जो माउस मेरे हाथ में, क्या ये लाइट का सोर्स है? नहीं है। तो ये क्यों दिख रहा है भाई? जो बॉडी लाइट का सोर्स है, जिससे लाइट निकल के हमारी आई साइड तक आती है, रेटिना में इमेज बनाती है, वो तो समझ में आता है कि हमें दिखना चाहिए। अब जो बॉडीज लाइट का सोर्स है ही नहीं, वो क्यों दिख रहा है? उसका एक रीजन होता है। अब जैसे इस माउस को मैं देख रहा हूं, तो फिनोमिना समझिएगा, दिस इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, दिस इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन दिख रहा है क्यों? क्योंकि स्पेस में जो लाइट रेस ट्रेवल कर रही है, देखिए इनफाइनाइट लाइट है हमारे चारों तरफ, इनफाइनाइट लाइट रेज है हमारे चारों तरफ, उसमें से कई सारी लाइट रेज ऐसी होंगी जो इससे स्ट्राइक करके, यानी रिफ्लेक्शन, उसमें से कई सारी लाइट रेज ऐसी होंगी जो उसमें से स्ट्राइक करेंगी और मेरी आई तक जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और मेरी आई पे इसका इमेज बन जाता है, जिसको कि मतलब आई पे कहां बनता है? रेटिना पे बनता है ना। तो वो सब मैं उधर नहीं जा रहा, मैं केवल इतना बोलूंगा आई पे गई मतलब इमेज बन गया। अभी रेटिना पे नहीं जा रहा, मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। तो बात मेरी समझ में, ये क्यों दिखा? स्पेस में जो इनफाइनाइट लाइट रेज है, उसमें से कई सारी लाइट रेज इस पे स्ट्राइक करती हैं, मेरी आई पर जाती है रिफ्लेक्ट होके, और मेरी आई पे इमेज डालती है, इमेज बनता है, जिस वजह से माउस मुझे दिख रहा है। तो कुल मिला के बेसिक सवाल यह आ गया कि कोई बॉडी हमको नजर क्यों आती है? तो आप इतना कह सकते हो कि या तो अगर वो बॉडी खुद का लाइट सोर्स है, तो उससे लाइट निकलेगी, आपकी आंखों पे जाएगी सर, और आपको वो बॉडी नजर आएगी। अब खुद का लाइट सोर्स है मतलब बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, व्हाटएवर। जो ओपेक ऑब्जेक्ट है मतलब जो लाइट के सोर्सेज नहीं है, वो क्यों दिखते हैं? यूनिवर्स की कई सारी लाइट रेज उस पर स्ट्राइक करती हैं, आपकी आई पर जाती है और आपको उसका इमेज नजर आता है, दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट समझ में आया क्या हुआ? हर वो बॉडी जिससे आपको इंसिडेंट लाइट रे प्राप्त हो रही है, शुद्ध हिंदी में आंसर है, हर वो बॉडी ऑब्जेक्ट कहलाएगी जिससे आपको इंसिडेंट लाइट रे मिल रही है। यानी एक लाइन में आप समझा सकते हो किसी को भी, द सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है। अब लिखना बनता है द सोर्स ऑफ, या ऐसे लिख दें इट इज द सोर्स ऑफ, तो शब्द बच जाएंगे थोड़े, it is the source of the incident light rays। ठीक। अब मैंने बोला बच्चों दो तरह के होते हैं, एक ल्यूमिनस एक नॉन ल्यूमिनस। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। किसी ने कुछ पूछा, यश वर्मा, ल्यूमिनस एमिट ओन लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस एमिट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, यही मैंने भी बोली थी। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो स्वयं में सोर्स होता है लाइट का, खुद ही लाइट को एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस लाइट लेता है फिर एमिट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कैटेगरी और होती है, ध्यान से समझना। एक बात तो तुमने लिख दी
कि भाई जो इंसिडेंस लाइट रे का सोर्स होता है वो सोर्स कहलाता है ऑब्जेक्ट, यानी जहां से आती हुई दिख रही। मैंने कहा एक कैटेगरी में तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज कर दिया था, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो काम की चीज है वो सुनो। एक कैटेगरी और होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, वो ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट को एक कैटेगरी में मैं और डिवाइड कर रहा हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं रियल ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब जब तक ऑप्टिक्स पढ़ोगे, जब तक रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तब तक रियल और ये जो सेकंड अभी मैं लिख रहा हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ गए? जब तक रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब तक इनके बारे में जानना जरूरी नहीं, सवाल गलत होंगे तुम्हारे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बच्चों दो तरह के हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर भाई साहब बहुत बड़ा है, और आपको समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप ये लिख सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे है। सबसे पहले इसको मैं कैरेक्टराइज करता हूं कि इंसिडेंट लाइट रेस आर डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग ही लिख देते हैं, क्या करना है। अगर इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज कर रही है तो वो जिस ऑब्जेक्ट से बाहर आ रही होगी वो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे जैसे भी देख लो, लाल रंग का एक ऑब्जेक्ट पकड़ के लेकर आया और इससे लाल रंग की लाइट रेस को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ओ, ठीक, और इससे जो लाइट निकल रही वो डाइवर्ज हो रही है, वो फैल रही है, राइट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट। ये इंसिडेंस लाइट रे है, ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? रियल। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंस लाइट रे कन्वर्ज होती है। आर कन्वर्जिंग। आप कहोगे कैसे सर? मैं कहूंगा इस तरह से कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ऐसे वर्टिकल बना देता हूं, और यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती हुई लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? रियल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती हुई लाइट रे कन्वर्ज अगर हो रही है, ये, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे लोकेट करोगे? सबसे पहली बात ये है, जरा देखिएगा, मैं फिगर थोड़ा सा करेक्ट करके और बना रहा हूं, ये और ये। अब आप सबसे पहले मुझे बताइए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ एक कन्वर्जिंग लाइट रे दिख रही है आपको? नाउ रियल ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो हमको नजर आ रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे शो करोगे? इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, ये पड़ा है ओ डैश। दिस इज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है और ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है कहां रखा है। बट अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो याद रखना बच्चों, इंसिडेंस लाइट रे कन्वर्ज होगी और ये जिस पॉइंट पे मिलती हुई फील होगी, एक्चुअल तो मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मिरर पे पढ़ने के बाद ये लाइट रेज वापस आ जाएंगे। अभी मैं आपको रे डायग्राम दिखाऊंगा बना के, ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए, अभी आज ही की क्लास में दिखाऊंगा। तो इस पे पढ़ने के बाद तो यहां से वापस हो जाएगी ना लाइट रे। तो ये जहां पे
कन्वर्ज हो रही, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई आपको फील हो रही है, दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट अ रियल पॉइंट। ये ऐसा महसूस होगा खाली बस। ठीक है, तो दो टर्म आपको क्लियर हुआ कि भाई रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह दो टर्म और बनाए गए, इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले यह समझो कि इमेज क्या होता है। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन आ गई कि इट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंस लाइट है। तो अब कह सकते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज द इमेज। अब ये मीटिंग दो तरह की हो सकती है, एक रियल और एक वर्चुअल। इसी बेसिस पे हमारा इमेज डिसाइड होता है। इमेज तो मैं बोलूंगा इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट of the reflected लाइट है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। देखिए, रियल और वर्चुअल के अकॉर्डिंग इमेज को भी दो कैरेक्टरिस्टिक या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को क्या करोगे आप लिखोगे अगर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो रियल इमेज बनाएगा। मैं लिख देता हूं, कंडीशन खाली डाल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड light rays are converging, और इसके लिए लिखोगे reflected light rays are diverging। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, राइट। तो ये हो जाता है तुम्हारा इमेज, रियल और वर्चुअल। कैसे दिखाना है इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये मिरर है। अब देखो, मिरर से लाइट बाहर निकाल रहा हूं, कोई ऐसे लाइट आई होगी पीछे से, तो एक मतलब ये मान लो और एक ये मान लो। अब ये मिरर से आ रही ना, तो नो डाउट कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। मिरर की तरफ तो नहीं जा रही, मिरर की तरफ जा रही होती तो इंसिडेंट होती, मिरर से बाहर आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड होगी, नो डाउट। तो ये जो आई बना, ये कैसा बना, रियल इमेज। और इसके लिए इंसिडेंस तुम कुछ ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आई, ऐसे लौट गई, इधर से आई, इधर से लौट गई। ठीक है, इसको देखो, ये मिरर, ये अब इसको आप पीछे बढ़ाइए, तो ये यहां कहीं आई डैश पर, ये देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे डाइवर्ज हो रही, तो इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो जिस पॉइंट पे मीट करती हुई नजर आएगी, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल। और इसके लिए लाइट रे आप अंदर कहीं से ऐसे लेकर आ रहे हो, इस तरह से, तो ये बाहर वाली जो लाइट है, जो बाहर की तरफ आ रही है, जो रिफ्लेक्ट कर रही, ये होगी पीछे बढ़ाने पे जिस पॉइंट पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही, दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज द लोकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब उठाता हूं सिलेक्टिव।
यानी कि रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक, और सिलेक्टिव उठाने के पहले कुछ आपको मैं दिखा दूं, अभी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया है, अभी मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट हेडिंग। रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे कराना है, क्या क्या उसमें चीजें दिखती हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले भाई एक प्लेन मिरर बनाया जाए। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक प्लेन मिरर, ध्यान से देखिएगा, येलो कलर का मिरर है और इस मिरर को आप M और N कह सकते हैं। येलो कलर का ही नॉर्मल भी मैं दिखाऊंगा, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, एक लाइट है, स्ट्राइक कराएंगे और रिफ्लेक्ट कराएंगे, सब जानते हो आप, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बोलेंगे, लेकिन कुछ अलग तरह से। देखिएगा, सपोज हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए बच्चों यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से हम लाइट को बाहर निकाल रहे हैं, तो मैं एक लाइट निकालूंगा जो इस मिरर के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने वाली है। ध्यान से देखिएगा, ये कलर नहीं दिखेगा, ये चलेगा। और एक लाइट रे नॉर्मल के बिल्कुल जो फुट है नॉर्मल का, वो वहां स्ट्राइक कर रही। ये दो इंसिडेंस लाइट रे बच्चों मैंने शो करी आपके सामने। ठीक, अब मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होना चाहिए। तो पहला तो मैं यही बनाऊंगा। अब देखो ये ऊपर निकल गई और इसको अब मैं बैक साइड ला रहा हूं। ठीक, अच्छा ये बताओ, जो लाइट रे नॉर्मल से आ रही है, सबसे पहली बात तो मैं यहां पे R लिख देता हूं, और एक कंडीशन आप अच्छे से जानते हो कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो नॉर्मल के अलॉन्ग लाइट रे आप देख रहे हैं, जो मिरर के परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये O हो गया, और ये सपोज हो गया आपका, नहीं O तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको A ले लेते हैं और इसको A डैश ले लेते हैं। जो A डैश पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, आप मुझे बताओगे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? कितना? 0 होना चाहिए, है ना। जो A वाले पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करे, देखिए जो यहां A पर स्ट्राइक करे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। जो A पर आ रही लाइट, ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग है, और आप ध्यान दो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप कहां से लेते हो? नॉर्मल से लेते हो ना। अगर ये लाइट को मैं नॉर्मल की तरफ बेंड करता चला जाऊं तो आई छोटा होते 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 0 हो जाएगा। जैसे लाइट ये नॉर्मल के अलोंग आ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइट है, कौन सी, जो मिरर के परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका सेंस ये आता है कि लाइट जिस ट्रैक पर गई, देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, I इज इक्वल टू 0 है, तो R भी 0 होगा। तो इसका सेंस क्या निकलता है कि लाइट जिस ट्रैक पर गई भैया उसी ट्रैक पर वापस चली जाएगी, यानी हम बोलते हैं इसको रिट्रेस ऑफ लाइट। लाइट अपने ही ट्रैक पे रिट्रेस हो गई, जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली गई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों यहां पे, अभी तो पहली फिगर है तो मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू 0, तो भाई R इज इक्वल टू 0 इसी प्लेस के लिए हो जाएगा। इसके लिए I इज इक्वल टू R जनरल हो जाएगा। मुझे बनाना है अब इमेज,
तो मैं एक काम करता हूं, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमको ये मिली थी ए बी मिली, तो ए बी वाली लाइट को मैं बैक साइड ट्रेस करके ले आया हूं, और ये जो ओ ए वाली थी ये लौट के यहीं से वापस चली गई, तो इसको भी बैक साइड आप ट्रेस करके वापस लाओ, तो आपको यहां पर एक इमेज टाइप की चीज नजर आएगी, और इसको मैं बोलूंगा आई। समझ में आई बात आती है इमेज कहां बन रहा है, तो ध्यान दो, एक रिफ्लेक्टेड ये है, एक रिफ्लेक्टेड ये है, आपको अभी मैं कुछ दिखाता हूं, एक रिफ्लेक्टेड ये है, एक रिफ्लेक्टेड ये, दोनों को बैक साइड लाए हो तो यहां से मिलती हुई यानी यहां से निकलती हुई दिख रही है। देखिए इसके पहले वाले पेज पर मैंने आपको वर्चुअल इमेज के बारे में बताया था, ध्यान दो, अगर ये लाइट रे हटा दो तो ये जो ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस थी, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस थी, ठीक। इसको जब तुमने बैक साइड ट्रेस किया तो जहां मिलती हुई दिखाई दी वही तो आई डैश बना था, यानी वही तो वर्चुअल इमेज बना था हम लोगों का। तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे एक ये बाहर की तरफ निकलती दिखाई दे रही है और एक ये, मतलब ये आप ध्यान दो, ये डाइवर्ज हो रही है ना, ये फैल रही है, इसका मतलब ये ऊपर कहीं नहीं मिलेगी, इसको पीछे लेके आओगे तो यहां मिलती हुई नजर आएगी, राइट। ये कैसा इमेज होना चाहिए, रियल या वर्चुअल? इट इज वर्चुअल इमेज। लिख देता हूं मैं, रोनित, शाश्वत, यश, ध्रुव, ओके, ध्रुव त्रिवेदी, वेरी गुड। दिस इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक तो इसका नाम तुम लोग को पता चल गया कि भाई वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट और एक आता है कि अगर हम डिस्टेंस को कंपेयर करें, डिस्टेंस कौन सी, ये सुनो, ये वाली, कि भाई अगर मान लीजिए कि मिरर से कोई एल हाइट पे या एच हाइट पे ले लो, आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला मिरर से कोई एच हाइट पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये मिरर से कितनी दूर बनेगा, है ना। तो आइए वो भी आप चेक करके देख लीजिए। देखिए आई और आर ये दोनों कैसे हैं भाई, बराबर है, तो आर को भी क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू आई। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये आई है, ये कितना होगा 90 माइनस आई, और ये वाला भी कितना होगा, आई होगा। अगर ये आई तो ये आई, ये आई तो ये 90 माइनस आई। अच्छा, दूसरी बात फिर से देखना, ये नॉर्मल है मिरर के, येलो वाला है मिरर के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये पूरी एक सेम लाइन है। तो अगर ये आई है, आर इज इक्वल टू आई, तो अगर ये आई है तो इट मस्ट बी इक्वल टू आई। ये भाई साहब 90 दिख ही रहा है। अरे अब तक तुम समझ गए होगे ये वाला, इसको अगर मैं कुछ नाम दे दूं, हालांकि इसके लिए लिखने का स्पेस नहीं है, इधर लिख देता हूं, दिस इज 90 माइनस आई, तो ये वाला भी कितना होगा 90 माइनस आई। आपको ऐसा नहीं लगता कि ओ ए डैश एंड ट्राइंगल ए डैश आई कैसे होने चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक, ए डैश दोनों में कॉमन, सारे एंगल बराबर, तो इसका मतलब ओ ए डैश मस्ट बी इक्वल टू ए डैश आई लिख सकते हो। ओ ए डैश मस्ट बी इक्वल टू ए डैश आई। भाई किसी को जरा भी डाउट हो, एग्जैक्टली रोनित सही कह रहे हो, मैं कह रहा हूं किसी को जरा भी डाउट हो मुझसे तुरंत सवाल जवाब कर ले बिना किसी संकोच के। कोई भी पॉइंट जिसको नहीं समझ में आता है, चाहे मेरे सामने वाले हो चाहे स्क्रीन पे जिनको मैं देख रहा हूं, वो मेरी नजर स्क्रीन पे बराबर है, टेंशन ना लीजिएगा। हाँ जी, तो ओ ए डैश यानी कि ओ से ए डैश मस्ट बी इक्वल टू ए डैश से आई, ठीक है, इतनी बात समझ गए भाई। तो इसका मतलब बात यह आई कि अगर ओ ए डैश हमारा एच है तो एच इज इक्वल टू ए डैश आई, या इसको इधर घुमा के लिख दूं, ए डैश आई मस्ट बी इक्वल टू एच। अब यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में यह आया कि प्लेन मिरर के आगे, प्लेन मिरर के सामने
आप जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे भाई साहब उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज नजर आएगा, तय है। ठीक। दूसरी बात, एक प्रश्न फिर आया, सर ये जो आपने डायग्राम बताया, क्या यह बात हमेशा होगी कि अगर हमारे पास में कोई प्लेन मिरर है तो उससे इमेज वर्चुअली मिलेगा? क्या ये हमेशा होगा या कभी रियल मिल भी सकता है हमें किसी केस में? अब ये बात का पता कैसे लगाना है? ठीक, आइए एक चीज और बताता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर भी कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको ना, मतलब कोई भी पॉइंट अगर छोटा छोटा आपको नहीं समझ में आता, बिल्कुल मेरे से बोलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्लेन मिरर से बच्चों हम लोग रियल इमेज बनाएंगे, देखिएगा। मैंने आपको बोला ना, प्लेन मिरर के सवाल करने से पहले आपको प्लेन मिरर के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करके दे दूंगा, तो किसी भी टाइप के सवाल से हम अछूते नहीं रहेंगे। अछूता समझते हो ना? हाँ, कोई इस टाइप का सवाल बचेगा नहीं अपने से। नहीं फिर ये होता है कि पता लगा अचानक से कोई आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ गया, मेरे भी दिमाग में आता है, अरे यार ये वाला तो पढ़ा है नहीं कॉन्सेप्ट, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा। भाई तुम लोग के लिए भी कोई ऐसा बाउंडेशन तो है नहीं कि जो मैंने दिया वही लगाना है, या कोई फलानी बुक बता दी भैया उसी से करना है। अबे मैं तो खुला छोड़ता हूं तुम लोगों को, तुम कहीं से भी लगाओ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहीं का सवाल लाके मुझसे पूछो, वो बताऊंगा। ठीक है? तो जब मैंने तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं डाली, तो मेरा फिर इतना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि आपको हर तरह की चीज समझाऊं। क्या जाने दीजिए। अब एक हमारे पास में प्लेन मिरर आ गया, ध्यान दीजिएगा, खेल समझिएगा इसका। एक लाइट ये आई, एक लाइट ये आई। बच्चों ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिखा ना, बिकॉज इंसिडेंट लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, तो दिस ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज virtual object. Right. अभी तुम यहां पे रिफ्लेक्शन कराओ बेखौफ। कुछ ऐसे ही तो होगा। ये मिला इमेज, ये कैसा इमेज मिला? दिस इज रियल इमेज। क्यों? जो पढ़ाया केवल उतना सोचो, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ध्रुव त्रिवेदी क्या लिखा? वर्चुअल इमेज होगी या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? ध्रुव, वर्चुअल इमेज नहीं है यहां पे। ध्रुव सुनना ध्यान से, इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने पहले तो हेडिंग तुमको दी है रियल इमेज बाय अ प्लेन मिरर, तो ये तो तय है कि जो भी मैं इमेज बनाऊंगा वो रियली बनाने वाला हूं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। फिर से मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगा एक चीज, इस वाले पेज पर आओ। मैंने रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर कट समझाया था कि मिरर की तरफ जाने वाली अगर इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जिंग मोड पे तुमको दिख रही है, डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट होता था। बेटा कहीं लिखा है, ये हेडिंग ही पड़ी है रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या समझाया था? अगर मिरर की तरफ जाने वाली इंसिडेंट लाइट रे बच्चा कन्वर्ज होती हुई एक पॉइंट पे फील हो रही है, मैं नहीं कहूंगा कि यहां कन्वर्जेंस हो रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि मिरर पे टकराने के बाद तो लौट जाएगी ना, तो ये होगा तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ध्रुव आई होप समझ गए होगे। यस ठीक है, तो ये फिगर है। तो यहां से हमें बेटा किस गुण ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान हमको ये मिला, याद रखना प्लेन मिरर का केस है। अगर ऑब्जेक्ट रियल, तुम इधर से देखो, अगर ऑब्जेक्ट रियल, ये रियल ऑब्जेक्ट ही तो है, ध्यान दो,
एक ये लाइट रे थी, एक ये लाइट रे थी, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे फैल रही है, ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? रियल। लिख देता हूं, अगर प्लेन मिरर का केस डील कर रहे हो तो रियल ऑब्जेक्ट है तो बेटा वर्चुअल इमेज पाओगे, ठीक। और उसी प्लेन मिरर के केस में अगर आपके पास में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मुन्ना, तो तुम कैसा इमेज पाओगे? रियल इमेज। दूसरा तुमको क्या समझ में आया? दूसरा तुमको यह समझ में आया, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी में जाता है। अरे इस केस में भी वही है, दिखाओ तुमको, देखो इस केस में भी वही है, देखो प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं, 2 सेकंड लगेगा बस। अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई बोलते हो, ध्यान से सुनना, अगर ये आई तो ये बताओ ये भी आई होगा? अरे अब तो रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ चुके हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों को आई बोल दो। आई और आर अलग अलग क्यों करे भाई? तो ये आई, अच्छा तो बताओ ये वाला भी आई हुआ, है ना? ठीक है, अच्छा ये वाला आई तो ये भी आई, ठीक। फिर से देखो, इफ दिस एंगल इज आई तो बेटा ये वाला भी आई हुआ, हुआ। एक ट्राइंगल ही देख लो पहले, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये आई ये 90, ये आई ये 90, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। ये वाली साइड कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल में, ये वाली साइड कॉमन हो गई, साइड भी कॉमन है ट्राइंगल में, तीनों एंगल भी बराबर है, तो बाकी की दोनों साइड्स भी तो बराबर हुई। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर मैं मिरर पे कोई एक पॉइंट यहां पे बोल दूं, सपोज m, तो mi इज इक्वल टू mo डैश, लिख सकते हो कि नहीं? तो मैं लिखूंगा, अब तो लिखूंगा हेयर mi इज इक्वल टू mo डैश। इसका मतलब जितना दूर हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल रही है उतना ही दूर हमको इसके रियल इमेज की पोजीशन मिल रही है, और जितना दूर रियल ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर बच्चों कौन सा इमेज पाया जाता है? जितनी दूर रियल ऑब्जेक्ट होता है, जितनी दूर रियल ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में जितनी ही दूरी पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे इसका रियल इमेज मिलता है। अब एक प्रश्न का आंसर दीजिए। कोचिंग आने के पहले, स्कूल जाने के पहले, मार्केट जाने के पहले जो हम लोग सस्ते संवरते हैं, अपने आप को निहारते हैं शीशे में देख के, हमारा इमेज कैसा होता है, रियल या वर्चुअल? क्या लगता है आपको? आंसर मैं देखूंगा किसने दिया सबसे पहले। ध्रुव त्रिवेदी सबसे पहला आंसर दिया इसने। फिर वर्चुअल है, वर्चुअल इज द करेक्ट आंसर। ध्रुव त्रिवेदी, शाश्वत पाठक, आदित्य चोपड़ा, रोनित, दीप्ति सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? अनन्या, तुम हो? क्योंकि मुझे सोचने दो, नाम बोलने बीमारी है। जिंदल, मुझे जिंदल सर ने भी याद रहता तुम्हारा, उत्कर्ष जिंदल। तुम्हारा नाम बेटा? ऐश्वर्या, ठीक है ना, समझ गए? तो कैसी इमेज होती है वर्चुअल? अब आप सोचोगे क्यों, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली हम क्यों बोल रहे हैं बात? हम कोई अपने आप का रे डायग्राम तो नहीं बनाते मिरर पे, तो इतना कॉन्फिडेंस होकर कैसे मैं बात कर रहा हूं? अबे रियल ऑब्जेक्ट है, हम लोग रियल ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है यार। अब हम लाइट सोर्स नहीं है, लेकिन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो यूनिवर्स की लाइट हमसे टकराई, मिरर पे गई, रिफ्लेक्शन हुआ, हमारी आई पर आई, तो हमें अपना इमेज दिख गया। दैट्स इट। समझ गए भाई? तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। आप अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपको कोई भी इमेज नहीं नजर आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज वी आर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, वी आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आओ एक चीज दिखाता हूं, पता नहीं मैं लेके आया हूं कि नहीं लाया हूं, मतलब जबरदस्ती स्टाइल मार रहा हूं चुटकी फुटकी बजा के। है, पढ़िए, ये देखो, ये आत्माराम है हमारा, आत्माराम, जिसके बारे में मैं अक्सर आप लोगों से बातें करता हूं, यही आज देख लीजिए। अब देखो, वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूं ना, तो ये हमेशा बिहाइंड द मिरर मिलेगा। रियल इमेज की अगर बात कर रहा हूं तो फ्रंट में मिलता है। अभी दोनों डायग्राम आपने देखे, ठीक है? तो इसमें आपको क्या दिखाया है? प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक समझाया है। ये हमारा आत्माराम खड़ा है, इसका इमेज बनने वाला है। पहली बात, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। भाई कोई पर्सन है तो इसका इमेज आप कैसे पाओगे? वर्चुअल। पहली चीज, रियल नहीं होगा। दूसरा, इमेज इज इरेक्ट एंड अपराइट। अब अगर आपको ये बात समझनी है तो इसका रे डायग्राम देके मैं समझा सकता हूं आपको,
ठीक है, कि इसका इमेज कैसा होगा, सीधा होगा। ये एक बात आपको मैं मिरर के बारे में और बताना चाहूंगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हमेशा साइज ऑफ इमेज होता है। प्लेन मिरर की बच्चों बात चल रही है, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर है, ये हमेशा याद रखना। 4 फीट का इंसान है, अगर इसकी हाइट 4 फीट है, यहां पे भी मेंशन हो जाएगा थोड़ी देर में, तो इसका इमेज भी कितना बनेगा, 4 फीट का बनेगा। अरे यार, ये तुम्हारा डेली लाइफ का, देखो 4 फीट का इंसान है, 4 फीट का इमेज पाएगा। ये तुम्हारा डेली लाइफ है यार, जितने बड़े तुम हो उतने बड़े तो इमेज में पाए जाते हो। कभी आपने ये सोचा है कि आप अपना मतलब शीशे के सामने खड़े हो, ऐसे झांक कर नीचे देख रहे हो? ऐसा नहीं होता भाई, ना ऊपर ऐसे देखते हो, सामने ही देखते हो। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। सेम डायमीटर, मतलब एक डिस्क भी लगा के छोड़ दी ना तो डायमीटर भी सेम हो गया। इसके आगे चलो, हाँ यहां पे ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के लिए तुमको मैं कुछ बताऊंगा। कोई भी प्लेन मिरर होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी प्लेन मिरर होता है तो कभी भी जो इमेज होता है, मतलब वो इमेज में इन्वर्जन नहीं करता, वर्चुअल तो खैर नहीं कहना चाहिए मुझे, इरेक्ट या इन्वर्टेड का चेंज नहीं लाता। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा। इन्वर्जन कैसा होता है, लेफ्ट राइट का। इन्वर्जन कैसा होता है, लेफ्ट राइट का। एक तुम्हारा डेली लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने एम्बुलेंस लिखा देखा होगा गाड़ियों में, अभी देखे हो कि नहीं कभी? एम्बुलेंस लिखा देखा होगा। एम्बुलेंस कभी भी आपको सीधा नहीं मिलता, हमेशा मिरर इमेज के फॉर्म में वो लेटर्स लिखे होते हैं। उसकी वजह होती है कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो साइड वाले मिरर में या सामने वाले मिरर में, जब आप रियर व्यू मिरर में पीछे दिखता है ना, तो उसमें पीछे आती है एम्बुलेंस, आपको क्लियर कट एम्बुलेंस लिखा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो मिरर होता है ना, हमेशा याद रखना, वो लेटरल इन्वर्जन फॉलो करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्लेन मिरर always follow lateral inversion। अभी तुमको एक बहुत बढ़िया सवाल देता हूं, इंटेलिजेंट बेसिस पे है, कैलकुलेशन नहीं करना है, आईक्यू बेस पे होगा। अब जैसे लेटर अगर ए है तो इसमें तुम लेटरल इन्वर्जन कर दो तो क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा। एच है, लेटरल इन्वर्जन कर दो, क्या पाओगे, एच पाओगे। अगर जी दे दिया, भाई ठीक ठीक जैसा बन गया, समझ गया ना मेरी बात। और आर दे दें तो ये कैसा पाओगे, ऐसा आ जाता है, समझ गए होगे। ठीक, एस हो गया, वी हो गया। तो आप देख लीजिए, कई सारे लेटर्स ऐसे हैं जिसमें आपको लेटरल इन्वर्जन नहीं मिलता, कई सारे ऐसे जिसमें मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा बच्चों, देखता हूं कौन बताता है। किसी ने कुछ बोला, ध्रुव त्रिवेदी, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हमेशा सेम दिखेंगे। यस, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं बेटा सब सिमेट्रिक ही हैं, आप कहीं से भी देख लो, चाहे वी हो गया, चाहे एच हो गया, चाहे ए हो गया। भाई सीधी सी बात है, अगर राइट और लेफ्ट, सुनना ध्यान से, अगर राइट और लेफ्ट एक जैसा पोर्शन है तो वो होगा तो इन्वर्ट, बट आपको फील नहीं होगा। इन्वर्जन तब भी होगा बट आपको फील नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लो ऐसे, लेकिन तुमने बात सही बोली। हाँ भाई, अब मेरे प्रश्न का आंसर देना। मेरे पास एक एनालॉग क्लॉक है, आप समझ गए होगे मैं क्या पूछने का मन बना चुका हूं। एनालॉग वाली घड़ी में यहां होता है 12, यहां होता है 6, यहां होता है 3, यहां होता है 9, 7, 8, 4, 5, 1, 2, 11, 10 हो गए। ये यहां पे जो सेकेंड हैंड या मिनट्स हैंड होते हैं वो वहां पे सेट होते हैं सेंटर ऑफ द क्लॉक पे, इस जगह बिल्कुल। अब मैं यहां पे कोई एक टाइम आपको दिखा रहा हूं। आई होप घड़ी देखनी सबको आती होगी।
आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा आवर्स वाला हैंड है, कौन सा मिनट वाला है, दिख रहा है आपको। आपको इसका मिरर इमेज में कितना बजा मिलेगा? क्या लगता है ये मिरर इमेज में कितना बजा रहा होगा? पहला आंसर ध्रुव त्रिवेदी 4.5, दीप्ति सिंह 4.5, शाश्वत पाठक 4.5। बहुत आसान है ना? मिरर इमेज में कितना बजा रहा होगा भैया? 4.5। ठीक। देखिए, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के लिए मुझे आपको जितने छोटे छोटे पॉइंट, 4 बजे से आयोग क्लास भी होती होगी कई लोगों की जो यहां पे कनेक्टेड है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने छोटे छोटे चीजें मुझे सिखानी थी वो तो मैंने सिखा दिए। अगली क्लास में प्लेन मिरर के एप्लीकेशन करने वाला हूं जो बहुत जरूरी होंगे आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गया मेरी बात? जैसे मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं कि मैं क्या क्या कराने वाला हूं। ठीक है? प्लेन मिरर का शिफ्टिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा है, प्लेन मिरर को शिफ्ट कर रहे हो या ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हो। वेक्टर फॉर्म ऑफ इंसिडेंस लाइट रे, ऑब्जेक्ट रेस कैसी होती है, इंसिडेंट लाइट रे कैसी होंगी, वो बताना है। 2 प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन, अगर वहां तक पहुंच पाए तो पहले तो सिंगल प्लेन मिरर में बहुत कुछ बताना है कि मिरर का रोटेशन कैसे होता है, मिरर का मूवमेंट कैसे होता है, ये हो गया। 2 प्लेन मिरर में अगर एंगल वाले मिरर है तो लाइट रे में कितना डेविएशन होता है, बहुत सारी चीजें बतानी है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिस मत करिएगा। परसों मुलाकात करूंगा 4 बजे, नहीं 4 नहीं, सॉरी 2:30 बजे, राइट? तो 2:30 बजे परसों मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद। सेवा समाप्त हुई। ऑप्टिक्स थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ऑप्टिक्स